हाय एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। तो आज ये हमारा 7th क्लास की हिस्ट्री का लास्ट चैप्टर है जो हमने कल शुरू किया था। कल कुछ तो हमने कर लिया था डिस्कस, और बाकी जो है वो हम आज डिस्कस करते हैं आज की क्लास में। देखो, कल हमने ये वाला टॉपिक डिस्कस कर लिया था यहाँ पे। ये राजपूताना जो है उसे क्या नाम दिया गया था? राजस्थान का नाम दिया इन्होंने। आज हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं जो है क्षेत्रीय सीमांतों से परे कथक नृत्य की कहानी। कथक नृत्य कहाँ का है? कथक जो नृत्य होते हैं ये कहाँ किया जाता है? चलो शुरू करते हैं। इसमें ये बताया गया है कथक नृत्य की शैली के बारे में। कथक कहाँ पे होते हैं? यूपी के अंदर है ये। कि यदि शूरवीरों की परंपराएं भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न रूपों में मिल सकती है तो नृत्य में भी यही सच आएगा। यानी कि नृत्य भी अलग अलग एरिया के अंदर हमें अलग अलग देखने को मिलता है। एरिया के अकॉर्डिंग हमें जैसे बोली के अंदर, भाषाओं के अंदर, पहरावा, खान पान के अंदर हमें डिफरेंशिएट देखने को मिलता है। वैसे ही जो अलग अलग क्षेत्र होते हैं वहां पर हमें अलग अलग प्रकार के नृत्य देखने को मिलते हैं। नृत्य के एक रूप कथक के इतिहास को देखें। यह शैली उत्तर भारत के अनेक भागों से जुड़ी है। कथक शब्द कथा से निकला है जिसका प्रयोग संस्कृत और अन्य भाषाओं में कहानी के लिए किया जाता है। कथक मूल रूप से उत्तर भारत के मंदिरों में यानी कि कहानी सुनाने वाली एक जाति थी। ये कथाकार अपने हाव भाव और संगीत से अपने कथावाचक को अलंकृत किया करते थे। 15वीं और 16वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन के प्रसार के साथ ही कथक एक विशिष्ट नृत्य शैली के रूप में धारण करने लगे। राधा कृष्णन के पौराणिक आख्यान कहानियां लोक नाट्य के रूप में प्रस्तुत किए जाते थे जिन्हें रासलीला कहा जाता है। रासलीला में लोक नृत्य के साथ ही कथक कथानक के मूल भाव भी जुड़े होते हैं। मुगल बादशाहों और उनके अभिजातों के शासनकाल में कथक नृत्य राज दरबार में प्रस्तुत किया जाता था, जहां इस नृत्य ने अपने वर्तमान अभिलक्षण अर्जित किए और वह एक विशिष्ट नृत्य शैली के रूप में विकसित हो गया। आगे चलकर यह दो परंपराएं यानी कि घरानों में फूला फला। राजस्थान के राज दरबार और लखनऊ में अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह के संरक्षण में एक प्रमुख कला रूप में उभरा। 1850 से 1875 के दौरान यह नृत्य शैली के रूप में इन दो क्षेत्रों में नहीं बल्कि आज का पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, बिहार, मध्य प्रदेश के निकटवर्ती इलाकों में भी पक्के तौर पर संस्थापित हो गया और इसकी प्रस्तुति में क्लिष्ट और द्रुत पद संचालन, उत्तम वेशभूषा, कहानियों के प्रस्तुतिकरण, अभिनय पर जोर दिया जाता है। इस बात को आप विशेष रूप से ध्यान में रखना कि कथक के अंदर क्या होता है, जो कहानियों का प्रस्तुतिकरण किया जाता है इसके ऊपर कथक के अंदर विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है। तो ये ध्यान में रखना कि कथक नृत्य जब किया जाता है तो कथक के अंदर जो हम कह सकते हैं किसी भी वेशभूषा को, कोई चीज है उसको रिप्रेजेंट करना है तो उसके ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता था कथक नृत्य के अंदर। तो कहानियों के प्रस्तुतिकरण की अगर बात आ जाए कि कहानियों का प्रस्तुतिकरण जो है इस किस नृत्य शैली के अंदर कहानियों के प्रस्तुतिकरण पर बल दिया जाता है तो वो कौन सी नृत्य शैली है? वो कथक नृत्य शैली है। ठीक है, कथक नृत्य शैली है। अनेक अन्य सांस्कृतिक गतिविधियों की यह कथक को भी 19वीं और 20वीं शताब्दी में अधिकांश ब्रिटिश शासकों में नापसंद किया। एक ये बात ध्यान में रखना कि ये जो शैली थी इसे ब्रिटिश जो शासक थे ये बिल्कुल नापसंद करते थे। वो इस कथक शैली को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। कथक शैली को क्या जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो बहुत ज्यादा पसंद करती थी। कई बार कथन कारण में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो कथक को बहुत ज्यादा पसंद करती थी। वो आए दिन कथक देखने जाया करते थे क्योंकि कथक उनकी एक प्रसिद्ध शैली थी उनके अंदर। तो वो कथक को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे, उनके लिए कथक को वो बहुत ज्यादा नापसंद करते थे। ये क्वेश्चन इस प्रकार की जो लाइनें होती है
वो सीटेट एग्जाम में डायरेक्ट कथन और कारण वाले क्वेश्चनों के अंदर हमें देखने को मिल जाती है, तो आप इस बात को ध्यान में रखना, ठीक है। फिर यह भी जीवित बचा रहा और गणिकाओं के द्वारा पेश किया जाता था। कौन पेश करती थी इनको? गणिकाएं पेश करती थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद तो देश में 6 शास्त्रीय नृत्यों का विकास हो गया। अब यहाँ पर शास्त्रीय नृत्यों के बारे में दे रखा है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है सीटेट के अंदर। किस कला रूप को शास्त्रीय माना जाए, इस प्रकार का उत्तर देना अक्सर बहुत कठिन होता है। क्या हम उस रूप या शैली को शास्त्रीय कह सकते हैं जिसका विषय धार्मिक हो, अथवा क्या हम उसे शास्त्रीय इसलिए मानते हैं क्योंकि उसके लिए अत्यधिक कौशल की आवश्यकता होती है, जो कई वर्षों के लंबे प्रशिक्षण से ही प्राप्त होता है, अथवा यह शास्त्रीय इसलिए है क्योंकि यह निर्धारित नियमों के अनुसार ही प्रदर्शित या प्रस्तुत किया जाता है और इसमें भिन्नताओं को प्रोत्साहित नहीं दिया जाता। ये ऐसे प्रश्न हैं जिसमें से हमें विचार करने की आवश्यकता है। यह भी स्मरणीय है कि बहुत से ऐसे नृत्य रूपों में जिन्हें लोक नृत्य की श्रेणी में रखा गया है, वे विशिष्टताएं पाई जाती हैं जिन्हें शास्त्रीय रूपों का विशिष्ट लक्षण बताया जाता है। यद्यपि शास्त्रीय विश्लेषण का प्रयोग उन कला रूपों की श्रेष्ठता का सूचक हो सकता है, फिर भी यह हमेशा शब्दांश सही नहीं है। अन्य नृत्य रूप जिसमें हम शास्त्रीय नृत्य बोलते हैं, तो भरतनाट्यम कहाँ पे होता है? भरतनाट्यम जो नृत्य होता है इसके अंदर डायरेक्ट कथोपकथन का यूज किया जाता है इस नृत्य में, और ये तमिलनाडु के क्षेत्र में है। कथकली कहाँ पे है? केरल का है। उड़ीसी उड़ीसा का है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। मणिपुरी मणिपुर का है। और कथक कहाँ का है? 6 शास्त्रीय नृत्य, छठा कौन सा है? कथक है। कथक कहाँ का है? कथक जो है ये कहाँ का है? कथक यूपी का है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। मणिपुरी मणिपुर का। ओडिसी ओडिशा का। और कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। और कथकली केरल का। कथक यूपी का। ध्यान में रखना इस बात को, ठीक है। ये 6 शास्त्रीय नृत्य है हमारे। इसके बाद में जो हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे वो है संरक्षकों के लिए चित्रकला, यानी कि जब अलग अलग जो चित्रकार थे वो चित्रकला बनाया करते थे, जो भी उच्च वर्ग के लोग थे या जो राजा वर्ग होते थे या कोई और धनी शासक होता था, वो क्या करता था, उनको चित्रकार जो मतलब चित्रकारी करने वाला जो होता था चित्रकार, उसको वो संरक्षित देते थे, संरक्षण देते थे। संरक्षण का मतलब क्या है कि उसका सारा जो खर्च है, खान पान का खर्च है, कपड़ों का है, या और जो भी उसकी बेसिक जरूरतें होती थी, वो संरक्षक वर्ग जो उसको संरक्षण देता था ना, वो पूरा किया करता था। इस प्रकार से इसमें चित्रकला के बारे में बताया। लघु चित्र क्या होती है? जो छोटे पैमाने पर बनाए जाते थे उनको लघु चित्र बोलते हैं। और वैसे पता है क्या होता है, यानी कि जब किसी बड़ी चीज को हम बनाते हैं तो उसके लिए लघु चित्र यूज करते हैं, और अगर कोई छोटी सी चीज है उसको किसी पैमाने पर शो करना होता है तो उसके लिए बड़े पैमाने का यूज किया जाता है, अगर हम ज्योग्राफिकल फैक्टर के अंदर देखें तो, ठीक है। एक ने ये सीटेट में क्वेश्चन भी आया है कि एक गांव का मैप दिखाना है हमें, तो हम किस प्रकार के चित्र का यूज करेंगे, बड़े पैमाने का चित्र या छोटे पैमाने का चित्र? तो गांव है, एक छोटा सा क्षेत्र है, उसको दिखाना है तो उसके लिए हम बड़े पैमाने का यूज करेंगे ताकि वो बड़ा दिखाई दे। और अगर कोई शहर है वो काफी बड़ा है तो शहर के लिए हम छोटे पैमाने का यूज करेंगे कि उसको छोटा दिखाएं, उसके अंदर सारी चीजें कवर हो सके। ये दोनों के अंदर, छोटे पैमाने और बड़े पैमाने के चित्रों के अंदर डिफरेंस होता है। आप ज्योग्राफी के अंदर ये सारी टर्म पढ़ोगे अभी। एक अन्य परंपरा जो कई रीतियों से विकसित हुई थी वह थी लघु चित्र की परंपरा। लघु चित्र छोटे आकार के चित्र होते हैं जिन्हें आमतौर पर जल रंगों से कपड़े या फिर कागज पर चित्रित किया जाता है। प्राचीनतम लघु चित्र ताल पत्रों, लकड़ी की तख्तियों पर चित्रित किए गए। इनमें से सर्वाधिक सुंदर चित्र जो पश्चिम भारत में पाए गए जैन ग्रंथों को सचित्र बनाने के लिए प्रयोग किए गए हैं। मुगल बादशाह अकबर, जहांगीर और शाहजहां ने अत्यंत कुशल चित्रकारों को संरक्षण प्रदान किया, जो प्राथमिक रूप से इतिहास और काव्य की पांडुलिपियां क्या होती है? जो हाथ से लिखी जाती है, उन्हें पांडुलिपियां बोलते थे। ये पांडुलिपियां आमतौर पर चटक रंगों में चित्रित की जाती थी और उसमें दरबार के दृश्य, लड़ाई और शिकार के दृश्य, सामाजिक जीवन के अन्य पहलू चित्रित किए जाते थे।
अक्सर उपहार के तौर पर इन चित्रों का आदान प्रदान किया जाता था और ये कुछ गिने चुने लोगों, बादशाहों, उनके घनिष्ठ जनों के द्वारा ही देखे जाते थे। मुगल साम्राज्य के पतन के साथ ही अनेक चित्रकार मुगल दरबार छोड़कर नए उभरने वाले क्षेत्रीय राज्यों के दरबार में चले गए। परिणाम स्वरूप मुगलों की कलात्मक रुचियों ने दक्षिण के क्षेत्रीय दरबारों और राजस्थान के राजपूती राज दरबारों को प्रभावित किया, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने अपनी विशिष्ट विशेषताओं को सुरक्षित रखा और उनका विकास किया। मुगल उदाहरणों का अनुसरण करते हुए शासकों और उनके दरबारों के दृश्य चित्रित किए गए। इसके साथ साथ में मेवाड़, जोधपुर, बूंदी, कोटा, किशनगढ़ जैसे केंद्रों में पौराणिक कथाओं और काव्यों के विषयों का चित्रण बराबर जारी रहा। ऐसा ही एक अन्य क्षेत्र था आधुनिक हिमाचल प्रदेश के इर्द गिर्द हिमालय की तलहटी का इलाका। 17वीं शताब्दी के बाद वाले वर्षों में इस क्षेत्र में लघु चित्र की एक साहसपूर्ण और भावप्रवण शैली का विकास हो गया, जिसे बहुसली बोलते हैं। बहुसली जो शैली थी, ठीक है, ये कहाँ की शैली है? तो ये हमें हिमाचल प्रदेश का जो रीजन है वहां पर देखने को मिलती है बहुसली शैली। बहुसली शैली जो है ये कहाँ पर देखने को मिलती है? हिमाचल प्रदेश के रीजन में। यहाँ जो सबसे लोकप्रिय पुस्तक चित्रित की गई थी भानुदत्त की रसमंजरी। ये भानुदत्त की रसमंजरी पुस्तक जो है ये भी हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। 1739 में नादिर शाह के आक्रमण और दिल्ली विजय के परिणाम स्वरूप मुगल कलाकार मैदानी इलाकों की अनिश्चितताओं से बचने के लिए पहाड़ी क्षेत्रों की ओर पलायन कर गए थे। ये ध्यान में रखना, बहुसली शैली कहाँ की है और एक बुक है ये भानुदत्त की रसमंजरी, ये हिमाचल प्रदेश की है। इसके बाद में उन्होंने वहां आते ही आश्रम दाता तैयार मिले, जिसके फलस्वरूप चित्रकारी की कागड़ा शैली का विकास हुआ। 18वीं शताब्दी के मध्य भाग तक कागड़ा के कलाकारों की एक नई शैली विकसित की, जिसमें लघु चित्रकार में एक नई जान डाल दी। उनकी प्रेरणा का स्रोत वहां की वैष्णव परंपराएं थी। ठंडे नीले और हरे चित्र सहित कोमल रंगों का प्रयोग और विषयों का काव्यात्मक निरूपण कागड़ा शैली की विशेषता है। ये कागड़ा शैली को भी ध्यान में रखना। साधारण स्त्री पुरुष भी बर्तनों, दीवारों और फर्श आदि पर अपनी कलाकृतियां चित्रित करते थे। कला के नमूनों में से कुछ ही बच पाते थे। इसके विपरीत लघुचित्र राजमहलों में सावधानी पूर्वक रखे जाते थे, जिससे वे सदियों तक सुरक्षित रह सके। ये कागड़ा जो शैली है ना, इसको आप सर्च करके देखना। मेरे को ना पर्टिकुलर जो एरिया है वो ध्यान में नहीं आ रहा है कागड़ा शैली के लिए कौन सा एरिया है। राजस्थान वाले एरिया में तो शायद कागड़ा शैली नहीं है, क्योंकि राजस्थान वाला जो एरिया है ना उसके अंदर हमें ये शैलियां देखने को मिलती है। मेवाड़ की, जोधपुर, बूंदी, कोटा, किशनगढ़ शैली जो मेन है। एक चित्र बनाया गया था, बनी ठनी का चित्र बनाया गया था। राजस्थान का फेमस चित्र है ये बनी ठनी वाला। तो ये पूछा जाता है कई बार कि ये किस शैली में बनाया गया था, तो ये किशनगढ़ शैली के अंदर बनाया गया था। ठीक है, बनी ठनी का जो चित्र है ये किस शैली के अंदर बनाया गया था? तो ये किशनगढ़ शैली के अंदर बनाया गया था। लेकिन मेरे को कागड़ा शैली कहाँ पे है ये पूरा एरिया इसको ध्यान में नहीं है। तो अगर किसी भी बच्चे को ये पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कागड़ा शैली का जो रीजन है वो कौन सा है, किस रीजन में ये शैली ज्यादा फेमस थी और इसके अंदर मेन क्या किया जाता था। एक तो मेन चीज मैं आपको बताऊं कि ये जो कागड़ा शैली होती थी ना इसके अंदर राधा कृष्णन है या राधा है, राधा की सहेलियां हैं, उनकी सखियां हैं, इस प्रकार के चित्र बहुत ज्यादा बनाए जाते थे। और इसके अलावा इसका जो पर्टिकुलर एरिया है ना वो आप बताना, कमेंट बॉक्स में पिन करके बताना कि इसका एरिया कौन सा है। कागड़ा शैली का डेवलपमेंट हमें किस भारत के रीजन में देखने को मिलता है, ये बात कमेंट करके बताना जिस भी बच्चे को पता है भाई। बाकी जो टॉपिक है वो हम कल की क्लास में करेंगे, कल ये कंप्लीट हो जाएगा। क्या चैप्टर है इसके अंदर? बंगाल जो है उसके अंदर क्षेत्रीय भाषाओं का डेवलपमेंट कैसे हुआ था, इस चीज के बारे में बताना है हमने। ओके,
थैंक यू। बने रहिए हमारे चैनल के ऊपर, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके।